खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस आयोजन के पीछे जो चंद मेहनतें हैं, वो जो हाथ, जिनकी मेहनतों का नतीजा ये आज का कार्यक्रम है, उनमें से एक हाथ प्रदीप दीप जी का भी है। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत सक्षम कवि हैं और मूल रूप से यहीं इसी क्षेत्र से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। मैं प्रदीप दीप जी से निवेदन करूंगा कि अब ये आयोजक की भूमिका छोड़ के थोड़ी देर के लिए कवि बन जाइए और मंच पे आइए। मैं उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि दीप का संबंध है अति गहन मानव प्राण से, शांत सुर में ज्योतिका का अर्थ शुभ कल्याण से, और चाहिए मनुपुत्र को अंत्य प्रज्वलन की दिशा, वर्तमान हो आलोकित और विकसित हो ये पूर्ण निशा। प्रदीप दीप जी। हार्दिक आभार बड़े भैया राहुल शर्मा जी। माँ वाणी को नमन करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम हमारा युग परिवर्तन ट्रस्ट एवं एके रिसोर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। युग परिवर्तन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होने के नाते आज इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों का, सभी अपनी अपनी, मैं जानता हूं कि यहाँ इस सभागार में उपस्थित एक एक व्यक्ति, एक एक सज्जन अपने अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष पहचान हासिल की हुई है। मैं आपका एक निमंत्रण पर यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और संपूर्ण मंच जो आज हमारा बहुत ही समृद्धशाली मंच है, सबको मैं सारे कवि वृंदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चूंकि कार्यक्रम हमारा पहले से ही 2 घंटे लेट है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने काव्य पाठ में से इतना काव्य पाठ संक्षिप्त कर दूं कि जो हमारे अतिथि कविगण हैं उनकी एक भी पंक्ति कमी ना रह पाए, उनकी एक पंक्ति भी कम ना रहने पाए। तो मैं गिनती के 2 या 4 छंद यहाँ पर पढ़ूंगा। और इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, उनका काफिला यहाँ पर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ पहले वो यहाँ उपस्थित हो जाएं, उनका मान सम्मान हम मंच से करा के उसके बाद में ही कवि सम्मेलन अपना शुरू करें, अपनी कविता शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? त्यागी अशोक जी कहाँ हैं? उन्हें आ जाने दो, चूंकि उनका काफिला आ गया, फिर कविता डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ठीक है, तब ये सही। चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखता हूं, मेरा चिंतन का विषय सदैव ऐसा रहता है कि हमारी पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं। आज आप अपने बच्चों से पूछिएगा, समाज के बच्चों से पूछिएगा, उनके आदर्श पूछिएगा, तो जो हम लोगों के आदर्श हुआ करते थे वो आजकल के बच्चों के आदर्श नहीं है। मेरा विश्वास है आप 10 बच्चों से पूछिएगा उनके आदर्श क्या हैं, तो 10 में से 8 बच्चों के ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान आदर्श होंगे। और हमारे 10 में से 10 बच्चों को पता है कि हमारे भारतवर्ष की पहचान इन लोगों की वजह से है। कारण इसका यह, मैं छोटा सा प्रसंग राहुल भैया आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया, मारा गया, उसके बाद शोक संवेदना लेकर अर्जुन, कृष्ण सब लोग बैठे हैं। युधिष्ठिर को वहाँ पर अपने आप में गिलानी महसूस हो रही है। उन्होंने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन, ये जो अभिमन्यु का वध हुआ है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन वहाँ सुभद्रा उनकी माता थी, उन्होंने कहा कि अभिमन्यु का जो वध हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि वो चक्रव्यूह में गया, उनका वध इसलिए हुआ है कि वो चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ना नहीं जानते थे। और अभिमन्यु के मामा श्री जो संपूर्ण युद्ध को पलट सकते थे, एक भी युद्ध की कला ऐसी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं आती थी, लेकिन 16 साल का अभिमन्यु हो गया, उनको सिखा नहीं पाए। अर्जुन जो उनके पिता थे, चक्रव्यूह का हर एक द्वार तोड़ना जानते थे, लेकिन 16 साल का उनका बेटा हो गया, वो उसको चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ना सिखा नहीं पाए। तो कमी अर्जुन की थी, कमी कृष्ण की थी, कमी अभिमन्यु की नहीं थी। यही हाल आज हमारे समाज में हमारे बच्चों का है। हम उन्हें अपने आदर्श क्या है, हमारी ऋषि परंपरा क्या है, हमारी मुनि परंपरा क्या है, ये सिखा नहीं पाए।
इसमें गलती हमारी रहेगी। हमारी संतति अगर गलत दिशा में जा रही है, गलत दशा में जा रही है, तो उन बच्चों की कमी नहीं है। यहाँ से मैं 4 पंक्तियां एक छंद पढ़ता हूं और मैं दावा करता हूं अगर हम बताने में सफल हो गए तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो निश्चित तौर से सही दिशा में जाएंगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भैया सौरभ कांत शर्मा जी यहाँ बैठे हैं और ये छंद का बड़ा नाम है, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपको भैया सुनिएगा कि मांडव वशिष्ठ गुरु भृगु जैसे ऋषियों का, मांडव वशिष्ठ गुरु भृगु जैसे ऋषियों का, वेद व्यास चाणक्य से ज्ञानियों का देश है। और हम बताते क्या है अपने बच्चों को, हमारे बच्चों के आदर्श ये नहीं है कि मांडव वशिष्ठ गुरु भृगु जैसे ऋषियों का, वेद व्यास चाणक्य से ज्ञानियों का देश है। गोविंद शिवा से सूरवीरों के ही साथ में ये महाराणा जैसे स्वाभिमानियों का देश है। श्रवण से पितृभक्त सत्यवादी हरिश्चंद्र, कर्ण व दधीची जैसे दानियों का देश है। अंतिम पंक्ति में मैं वो बात कहना चाहता हूं जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है कि श्रवण से पितृभक्त सत्यवादी हरिश्चंद्र, कर्ण व दधीची जैसे दानियों का देश है। हमको है गर्भ जन्म हमने लिया है जहां एक न करोड़ों बलिदानियों का देश है, एक न करोड़ों बलिदानियों का देश है। और कि एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी, एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी देश है ये देवकी के लाल घनश्याम का। क्या बात है। जिसने कुरान के ही साथ साथ पढ़ी गीता देश है ये देशभक्त अब्दुल कलाम का। क्या बात है। देश है ये देशभक्त अब्दुल कलाम का। देश है कबीर सूर रस खान तुलसी का, देश है कबीर सूर रस खान तुलसी का। देश है विशेष दीप बुद्ध के पैगाम का। जिनको समझ नहीं आता है वे जान ले ये देश है हमारी आस्था के केंद्र राम का। देश है हमारी आस्था के केंद्र राम का। लेकिन साहब बड़ा दुख होता है जो राम के आदर्श को रखने वाला देश है वहां पर भगवान श्री राम के बारे में भी अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं। चूंकि मुझे अपना काव्य पाठ छोटा करना है तो कहीं ना कहीं एक छंद से दूसरे छंद के बीच में जुड़ाव अगर नहीं महसूस हो तब समझ लेना। मैं पढ़ता हूं कि यहां पर उन दो कोड़ी के स्वामियों ने भगवान श्री राम के विषय में कुछ का कुछ कहा, उन लोगों को पता नहीं है, वो मैं बता देना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि जिन्होंने भी भगवान श्री राम पर उंगली उठाई है उनका यहां बड़ा बहुत बुरा हाल हुआ है। और हमने एक पार्टी विशेष का देखा, अब से कुछ दिनों पहले संसद में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए थे और आज उस पार्टी का प्रमाण नहीं है। यहां से मैं एक छंद पढ़ता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। मैं यहां से एक छंद पढ़ता हूं कि ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिन्होंने भगवान श्री राम के विषय में एक प्रश्न लगाया कि इनका प्रमाण है या नहीं है। जी जी जी, आप मेरा नाम नहीं लेंगे, आप उस पार्टी का नाम ले सकते हैं, उस पार्टी के नेता का नाम नहीं लेंगे आप, ये समझ। तो उसका क्या हाल हुआ मैं हाल वाला बताता हूं कि राम का विरोध करने के लिए राम से ही धन और दौलत अकूत मांगते थे जो। राम का विरोध करने के लिए राम से ही धन और दौलत अकूत मांगते थे जो। देशद्रोहियों के साथ मिलकर समाज तोड़ सके इसलिए ही भभूत मांगते थे जो। आपने देखा होगा तमाम मजारों पे जाके चादरें चढ़ाई, पता नहीं क्या क्या टोने टोट के करवाए हमारी पार्टी आ जाए कि देशद्रोहियों के साथ मिलकर समाज तोड़ सके इसलिए ही भभूत मांगते थे जो। राम पे लगाते थे जो प्रश्न चिन्ह बार बार, राम पे लगाते थे जो प्रश्न चिन्ह बार बार। रावण सा दुष्ट पापी पूत मांगते थे जो। अपने वजूद का सबूत ढूंढ रहे आज मेरे प्रभु राम से सबूत मांगते थे जो। मेरे प्रभु राम से सबूत मांगते थे जो। और मैं अपने काव्य पाठ में अंतिम 2 छंद पढ़ रहा हूं। यहां पर गगन भैया बैठे होंगे अभी, बिल्कुल भैया ये ताजा 2 छंद हैं, मैंने सारा काव्य पाठ अपना काट दिया है। 2 छंद हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही थी कुछ वर्तमान मुद्दों को लेके और वर्तमान मैंने उनसे कहा था इस मुद्दे पे अभी मैं जरूर कविता पढ़ूंगा, 2 छंद जरूर पढ़ूंगा। केवल कविता में किसी का नाम नहीं लिया है, इशारे में बात करी गई हैं। आपको समझ में आ जाए तो तालियों से समर्थन दे देना ताकि आगे भी इस प्रकार की कविता कोई लिखे कि हिंदुओं के प्रतिहीन सोच और हिंदुओं के प्रतिहीन सोच और हीन भाव लेके जिम्मेदार बैठे देश में। स्वार्थ साधने के लिए राष्ट्र को लगा दें आग, ऐसे ऐसे राज परिवार बैठे देश में। स्वार्थ साधने के लिए राष्ट्र को लगा दें आग, ऐसे ऐसे राज परिवार बैठे देश में। ऐसे ऐसे राज परिवार बैठे देश में।
खोखले बयान वीर जुमलों के महारथी, खोखले बयान वीर जुमलों के महारथी, खाले ओढ़ शेर की सियार बैठे देश में। और आज तक हमारा देश पराजित क्यों होता आया है? आज तक हम क्यों परेशान होते रहे हैं? हम पर शासन दूसरों का क्यों रहा है? केवल एक पंक्ति में सारा कुछ लिख रहा हूं, सारा पढ़ रहा हूं, आपको लगे कि हाँ यही का मूल कारण है, तब आप मेरा समर्थन करना। कि राज परिवार बैठे देश में, खोखले बयान वीर जुमलों के महारथी, खोखले बयान वीर जुमलों के महारथी, खाले ओढ़ शेर की सियार बैठे देश में। जयचंद कल भी थे सैकड़ों ही दीप और जयचंद आज भी हजार बैठे देश में। जयचंद कल भी थे सैकड़ों ही दीप और जयचंद आज भी हजार बैठे देश में। काव्य पाठ का भैया अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, विशेष आज की पूरा राजनीतिक परिदृश्य रख देना। स्वागत स्वागत स्वागत। कि आपको समझते थे आंख मूंद अपना जो, आपको समझते थे आंख मूंद अपना जो, आप उनके ही पैर काटने में लग गए। आपको समझते थे आंख मूंद अपना जो, आप उनके ही पैर काटने में लग गए। आपको समझते थे। बिल्कुल पानी पियो भाई, मैं भी अटक जाता हूँ कभी कभी। कि आपको समझते थे आंख मूंद अपना जो, आप उनके ही पैर काटने में लग गए। दशकों से फल फूल रहे थे जो भली भांति एकता के पेड़ उन्हें छांटने में लग गए। कल कहते थे कुछ आज बोलते हो कुछ, कल कहते थे कुछ आज बोलते हो कुछ, अपना ही थूका हुआ चाटने में लग गए। अपना ही थूका हुआ चाटने में लग गए। हिंदुओं की एकता की बात करते थे किंतु हिंदू एकता, हिंदुओं को जातियों में बांटने में लग गए। हिंदू एकता की बात करते थे किंतु, अरे वाह वाह वाह, हिंदुओं को जातियों में बांटने में लग गए। हिंदुओं को जातियों में बांटने में लग गए। क्या बात है, बहुत शानदार भाई। एक बार